ड्यूरिंग द एजुकेशन लाइफ मेरी एक आदत थी लोगों की मदद करना, कि ऐसे स्टूडेंट्स जो यहाँ से पढ़ें और जो काफ़ी दुनिया में नाम रोशन किया है, अपने को इस्टेब्लिश किया है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और रियली जो मुझे खुशी होती है ना, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता इन बातों को। और जब मिलते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए गौरव का। बिहार के बच्चों का अंग्रेजी बहुत कमज़ोर होती है, आज भी है, क्योंकि वो ऑप्शनल पेपर आज भी है, और उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है। गेट 1000 फेलियर्स, यू मेक एन अटेम्प्ट वंस अगेन। अगर आपको 1000 बार भी असफलता मिले, फिर से अटेम्प्ट कीजिए। पेरेंट्स उसको सही से सोशलाइज नहीं कर पा रहे अपने बच्चों के, कर रहे हाई एक्सपेक्टेशन, ये बहुत ही डेंजरस है। और मैं छोटा गोल हो या बड़ा गोल हो, गोल को हम अचीव करें, उसको सुंदर बनाएं। नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं संवाद कोलकाता के इस खास शो जब कहानी जिंदगी की में। जी हां, आज के हमारे इस खास एपिसोड के मेहमान हैं श्री शकील अख्तर सर। जी हां, ये पटना के बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षक हैं। आज जुड़ते हैं उनसे और सीखते हैं बहुत सारी चीजें। तो चलिए स्वागत करते हैं शकील अख्तर सर का अपने शो में। बहुत बहुत स्वागत सर का हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच थैंक्स अ लॉट सर फॉर कमिंग हियर। सीधे चलते हैं सवालों की दुनिया में। सर, नो डाउट आपका पूरा का पूरा जीवन लोगों के लिए प्रेरणा है, बट आज के इस खास एपिसोड में और भी बहुत सारी चीजें ऐसी निकाल के लाने वाले हैं आपके जीवन से जो शायद दर्शकों को बहुत ही पसंद आने वाली है। सर, सबसे पहला सवाल आपके लिए, आपको टीचर बनने के लिए कौन सी ऐसी चीज थी जिसने प्रेरित किया? नो डाउट बहुत सारे करियर ऑप्शंस थे, बट अपने शिक्षक के इस प्रोफेशन को क्यों आपने चुना? ड्यूरिंग द एजुकेशन लाइफ मेरी एक आदत थी लोगों की मदद करना। कोई भी स्टूडेंट्स या कोई मेरे फ्रेंड्स या फ्रेंड्स के कोई भी रिलेटिव्स आते थे, भाई बता दो, तो मैं बताया करता था। तो जब मैं बताने लगा, लोग उससे काफ़ी कुछ अचीव करने लगे, तो एक मेरा मन लगा कि मुझे एजुकेशन के दुनिया में जाना चाहिए। और चूँकि मैं उस वक्त लॉ भी कर रहा था पटना लॉ कॉलेज से, फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे एजुकेशन में जाना चाहिए, शिक्षक बनना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, जहाँ पे मुझे समाज की ज़रूरत होगी, मेरे जैसे लोगों की। और मैंने एक स्टेप लिया। और क्या बात है। नो डाउट आपका ये जो डिसीजन था वो लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ। शायद आपको भी नहीं पता हो, बट आपके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे ऐसे हैं जो आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षण के ही प्रोफेशन में आ चुके हैं। उन लोगों से जब आपकी मुलाकात होती होगी तो कैसा लगता है आपको? रियली आई एम प्राउड माई सेल्फ हैविंग कि ऐसे स्टूडेंट्स जो यहाँ से पढ़ें और जो काफ़ी दुनिया में नाम रोशन किया है, अपने को इस्टेब्लिश किया है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और रियली जो मुझे खुशी होती है ना, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता इन बातों के लिए। और जब मिलते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए गौरव का क्षण होता है। क्या बात है। ये सच में एक शिक्षक के लिए बहुत ही सुकून का पल होता है जब उनके बच्चे अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ करते हैं। खैर सर, आप एक बात बताना, क्या बचपन से आपका यही ख्वाब था कि आप शिक्षक बने, या और भी कुछ ख्वाब रहे? ऐसी बात नहीं है। मेरी दो बातें थी। मेरे फादर हमेशा बोलते थे, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड थे, तो उनकी बहुत इच्छा थी, डिज़ायर था कि मेरा बेटा लॉयर बने, जज बने। तो इसलिए मैंने वो एक डिग्री लॉ की ली है। लेकिन मैंने कहा कि मैं लोगों को जब बताना शुरू किया, मेरी एक आदत थी, और आज भी एक नेचर है हमारा कि लोगों को कोऑपरेट करना, लोगों को मदद करना। तो लोग जब हमसे नॉलेज लेने की कोशिश की और बताना शुरू किया, तो फिर वहीं से एक प्रेरणा मिली मुझे कि टीचिंग में जाना चाहिए। ये जो आइडियल आई संस्थान जो आपने बनाया आज अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये मतलब लोगों के लिए समझिए एक तरीके से गुरुद्वारा है। बहुत सारे लोग यहाँ से सीख करके बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं। ये आइडियल आइज की नींव आपने कब डाली थी? 2001 में। पहले तो 2 फैब को मैंने स्पोकन इंग्लिश शुरू किया था, स्पोकन कुछ बच्चों से शुरू किया। अच्छा, ये स्पोकन इंग्लिश पढ़ाने का ख्याल कहाँ से आया? आपने तो लॉ किया था, बट इंग्लिश ये क्यों? चूँकि बिहार के बच्चों का अंग्रेजी बहुत कमज़ोर होती, आज भी है, चूँकि वो ऑप्शनल पेपर आज भी है, और उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती। तो उस वक्त मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी बचपन से, चूँकि स्कूलिंग मेरी अच्छी हुई है, तो लोग आते थे हमारे पास, इंग्लिश पढ़ने के लिए आते थे। तो मैं उस वक्त बताया करता था, उसके रिटन को अच्छा किया और उसके स्पीकिंग स्किल को अच्छा किया। तो दैट्स वाई स्पोकन ही शुरू किया इसलिए। सर, अभी आपने बताया कि आपकी स्कूलिंग बहुत ही अच्छी हुई, नो डाउट,
स्कूलिंग के बारे में बताइए, क्योंकि आपको आज बच्चे आइडल मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, तो वो जरूर ये चाहते होंगे कि उनके रोल मॉडल, उनके आइडियल जो हैं किस तरीके से अपने स्कूल लाइफ में थे। जो मेरी स्कूलिंग थी, जब छोटे थे बहुत, तो उस वक्त जो हमारे सर हैं वो एक रोल मॉडल रूप में है, और जो डायरेक्टर थे हमारे, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के किशनगंज में जाके एक स्कूल खोला जिसका नाम इंसान स्कूल था। तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली हमें, वो मेरे लिए क्या आइडियल है। डेफिनेटली स्कूल में एक ऐसी मेरी एजुकेशन रही जहाँ पे थियोरिकल एंड प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट जो एजुकेशन का होता वो मुझे अचीव हुआ। क्या बात है। जीवन में अगर देखा जाए तो हर इंसान कभी ना कभी असफल होता है। नो डाउट आपके लाइफ में भी असफलताएं आई होंगी। जब आपके लाइफ में असफलताएं आई तो आपने उसे कैसे हैंडल किया? वो एक सबसे बड़ी बात, मेरे लाइफ में कई बार ऐसी चीज़ें आई, तो लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया मेरे लाइफ में, और लेकिन एक दो बार ऐसे आए हैं हमारे लाइफ में। लेकिन जो हमने विवेकानंद की किताब पढ़ी है कई बार, और कई लोगों की किताब पढ़ी है, खासतौर पे विवेकानंद की किताबें हमने पढ़ी, तो विवेकानंद ने एक जगह लिखा, बहुत ही बढ़िया एक लाइन लिखा था वो। कई बातें, बहुत चीज़ें लिखी उनकी जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन एक लाइन हमेशा अपने स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ, उन्होंने कहा, इफ़ यू गेट अ 1000 फेलियर्स यू मेक एन अटेम्प्ट वंस अगेन। अगर आपको 1000 बार भी असफलता मिले फिर से अटेम्प्ट लीजिए। तो कई लोगों की बायोग्राफी भी पढ़ी हमने, तो एक प्रेरणा मिला मुझे विवेकानंद से या कई लोगों से भी। ये बड़ी चीज़ है। लेकिन एक बात बताइए कि आज के जो यूथ्स हैं ये कहीं ना कहीं मतलब पहली बार हार से ही हताश हो जाते हैं, या तो फिर हार को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, कई तो सुसाइड तक कर लेते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो सबसे बड़ी बात है, जो पेरेंटल जो सोशलाइजेशन है, ये बहुत बड़ी बात हो रही है। जो पेरेंट्स हैं उसको सही से सोशलाइज नहीं कर पा रहे अपने बच्चों को। मेरा भी बेटा है 7th में पढ़ रहा है वो, तो डेफिनेटली हम कोशिश करते हैं कि ऐसा सोशलाइज करें। मैंने अपनी वाइफ को भी बोला कि दो बातें हैं, एक जो सोशल वैल्यूज़ है बच्चों को, कि सबको रिस्पेक्ट करे, एक रिक्शा वालों को भी रिस्पेक्ट करे, एक चीज़ है, और हमें भी रिस्पेक्ट करे, किसी को भी रिस्पेक्ट करे, चीज़ है। एक बात है जो मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, और डेफिनेटली ये चीज़ें डे बाय डे लूज़ हो रहा है। बच्चे अपने माँ बाप से वो इनडिसिप्लिन कर लेते हैं। और दूसरी बात है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हाई एक्सपेक्टेशन इज़ देयर, ये बहुत ही डेंजरस है। और मैं छोटा गोल हो या बड़ा गोल हो, गोल को हम अचीव करें, उसको सुंदर बनाएं, उसको ब्यूटीफाई करें, उसको बड़ा करें। ये बातें शायद पेरेंट्स के तरफ से होना चाहिए, या और भी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ से इन बातों को यूथ के लिए मैसेज देना चाहिए। अच्छी बात है सर। स्कूल लाइफ आपने बताया कि बहुत अच्छी रही सर, कैसा रहा सर आपका कॉलेज लाइफ? बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल कॉलेज लाइफ रहा, और काफ़ी अच्छे दोस्त मिले, वेरी गुड फ्रेंड। उसी में से वन ऑफ देम इज़ मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त बना पंकज कुमार, जो IAS हैं, और उसी के दौरान मतलब बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई, और इस आइडियलाइज के ऑनरेरी प्रेसिडेंट भी हैं और मेंटर भी हैं। तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही। आज भी वो लड़का लड़की का जो बॉन्डिंग उस वक्त बना, और जो अच्छे कोई लेक्चर्स हो गए, को जुडिशरी में चले गए, कोई अलग अलग जगह पे गए, तो आज भी एक अच्छी दोस्ती है। बात है, ये बड़ी चीज़ है सर। जब मैं यहाँ आया, जब आइडियलाइज में जब मैं अभी आया, तो देख रहा था कि आप बहुत ही उत्साहित थे चीज़ों को लेकर, लाइक कुछ भी कर रहे थे तो बड़े एक्साइटेड वे में कर रहे थे। और ये आज की बात नहीं, आप हमेशा से ही ऐसे रहे। ये अपनी एनर्जी जो है सुबह से शाम तक कैसे बरकरार रख पाते हैं? मुझे लगता है कि अपने जीवन में ना एक जो चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि मज़ा कभी टीचिंग्स में नहीं आता मुझे, कि मैं टीचिंग करूँ और रुपया कमाऊँ, ये किक नहीं है मेरे लिए। जो रियलिटी हम सेइंग कि मेरे किक नहीं, किक है कि जब मैं स्पोकन पढ़ाऊँ, वो बच्चा बढ़िया स्पीकर जब बन जाता है, वही किक है। और मैं उस किक को लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बच्चा बहुत अच्छा,
एक कॉम्पिटिटिव में मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरी एक कोशिश हो रही उनमें ना, क्योंकि वो बच्चा जिस दिन जॉब पे चला जाता वही हमारे लिए किक है। तो वही एक एनर्जी है कि लाइफ का कि मुझे कुछ अच्छा करना है अपने स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, ये एक रहता है। क्या बात है। 2001 में आपने शुरुआत करी। उस वक्त अगर सही मायने में देखा जाए तो इंग्लिश को लोग मतलब इतना सीरियसली नहीं लेते थे लोग, मतलब सिंपली ठीक है सीख लेंगे, ये वाली बात होती होगी, मुझे जैसा लगता है। क्या ऐसा था या लोग सच में एक्साइटेड रहते थे सीखने के लिए? नहीं, ऐसा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मैंने एक जो अंग्रेजी शुरू की उसमें मैंने कोशिश की कि एक मॉडर्न थाउट डालें। एक चूँकि उस वक्त एक ट्रेडिशनल जो टीचिंग थी, लोग स्पोकन और रिटन में के ट्रांसलेशन बनाते थे, ग्रामर पढ़ते थे, मैंने उस चीज़ को चेंज किया, उसका उस पैटर्न को आपने पैटर्न चेंज, नो डाउट। और मैंने उसको एक नया इस पे लाया। जैसे अभी आज मीडिया है, तो मैंने वही कहा कि भाई मैं एक टीवी ऑन कर लेता था तो बोलता था कि भाई देखो टीवी, और टीवी देख के अब यू कम, अब जैसे वो न्यूज़ रीडर ने पढ़ी आप यू हो, तो इस ढंग के आप एंकरिंग करो, ऑन द रोड्स जाके एंकरिंग करो। तो इस ढंग के एक मॉडर्न थाट्स को मैंने अपने इसके साथ लाया, जो वो हिट उस वक्त भी था, 2001 में भी में था, वो उसको हिट करके वो हिट किया। मेरे उस मॉडर्न थाट को मैंने, जो ट्रेडिशनल जो टीचिंग था उसको मैंने चेंज की। सर ये बहुत बड़ी बात है सर, नो डाउट। मुझे एक बात बताएं कि आप अपने लाइफ में नो डाउट एक लेवल पे हैं, आप बहुत ही अधिक सफल हैं। इस सफलता का वो राज क्या है? लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए। एक तो मेरी हैबिट है, मेरी एक थाउट है कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। एक तो पॉजिटिव है, मेरी एक टीम लोग हैं, एक बहुत अच्छे टीम में लोग हैं, एक सबसे बड़ी बात है वनम। और एक मेरी वाइफ है जो बहुत ही कोऑपरेट कर रही है, मतलब है कि भाई मेरा छोड़ो, आइडियलाइज के लिए देखो, तो एक चीज़ है, लगता है। नहीं, अभी जब वाइफ की बात करा आपने सर, तो यहाँ पे ये सवाल बिल्कुल होना लाजमी है कि आज जहाँ देखते हैं कि मैक्सिमम लोग जो मतलब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बार क्या होता है कि वो अपने वाइफ को दोष देते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि मेरी शादी हो गई तो मैं फंस गया। मतलब इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है होता। वाइफ और हस्बैंड दो एस्पेक्ट है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अंडरस्टैंडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आप उसके फीलिंग को समझें और वो मेरी फीलिंग को समझें। तो वो मेरी फीलिंग को समझती है कि मैं आइडियलाइज के लिए कुछ करना चाहता हूँ या मैं समाज के लिए करना चाहता हूँ, और मैं भी उसकी भी फीलिंग को समझता हूँ वो क्या चाहती, तो डेफिनेटली मैं उसको कोऑपरेट करता हूँ। तो एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, तो ये एक वाइफ का एक क्रेडिट है। क्या बात है सर। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो अनफॉरगेटेबल होते हैं। कोई ऐसा मोमेंट आपके लाइफ का जिसे आप कभी भी भूलना नहीं चाहेंगे? कई बातें हैं अनफॉरगेटेबल मोमेंट हमारे लाइफ का। एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक आइडियलाइज का एक मंच पे सीएम आए 2014 में आए जितन राम मांझी। ये अनफॉरगेटेबल मोमेंट है हमारी लाइफ का, एक बहुत बड़ी बात है, और कई और बातें हैं। क्या बात है। तो यहीं पे एक ऐड ऑन होना चाहिए, मतलब कि आप, ये एक ऐसा मोमेंट था जिसे कभी भी नहीं भूलना चाहेंगे। कोई ऐसी बात जो आपके जीवन में घटित हुई हो जिसे चाहते हैं कि वो बस भूल ही जाए, मतलब ऐसा कुछ सबसे खराब दिन, द वर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ? भूलने वर्स्ट डे का जो बातें हैं ना, वर्स्ट डे उसको भूल नहीं पा रहे हैं, मतलब उस वर्स्ट डे तो हुआ लेकिन उसको हम भूल नहीं पा रहे कि आई लॉस्ट माई मदर, और वो मेरे लिए सबसे वर्स्ट था। और आज भी मैं अपना डीपी पे माँ की फ़ोटो लगाया हुआ हूँ, तो ये एक मेरे लिए बहुत कोशिश करता हूँ भूलने की, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि माँ से बहुत मैं अटैच रहा, तो ये एक रहता है कि ये मेरे लिए बहुत वर्स्ट डे रहा उस दिन, जिस दिन सी लॉस्ट हर लाइफ। बिल्कुल सी बात है, माँ हर किसी के दिल के करीब होती हैं, और जब माँ को आप खो दे तो वो सच में जीवन का सबसे दुखद दिन होता है, या कहें सबसे खराब दिन होता है। खैर, अभी हम बात करेंगे सर, एजुकेशन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि आप इस पे अपनी राय जरूर दें कि करंट एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे इंडिया का, ये कैसा है आपकी नज़र में? मुझे लगता है कि उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है, खासतौर पर मैं बिहार में देख रहा हूँ, और स्टेट की बात तो नहीं देता हूँ। और स्कूल्स में
लोग प्रैग्मेटिक नहीं है और थियोरेटिकल ज़्यादा है। बच्चे हैं तो इतनी किताबें लाद दी गई हैं उनको, और उनकी जो पर्सनालिटी जो ग्रूम करना चाहिए वो नहीं हो पाती इन चीज़ों का। तो मुझे लगता है कि एक तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो बुक के कंपैरिजन्स, वो स्पोर्ट्स में कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई जीडीज़ या और भी जो चीज़ें हैं जो बच्चों का जो माइंड्स बेस्ट हो सकता है, वो चीज़ें नहीं हैं। जितनी बड़ी बड़ी स्कूल्स हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होती, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं होती जिससे उसकी पर्सनालिटी ग्रूम करे। सर, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, आपने लॉ की पढ़ाई करी। एक बात बताइए कि आपने पटना को क्यों चुना? मतलब आप कहीं और भी जा सकते थे, दिल्ली, इलाहाबाद, मुंबई या कहीं और, या दुबई, मतलब बाहर भी जा सकते थे। ये पटना को क्यों चुना आपने? जनरली उस वक्त जिस वक्त हम लोग मैट्रिकुलेशन किया, उस वक्त एक एजुकेशनल हब था पटना। चूँकि मैं यहीं से थ्रू आउट पढ़ा, इंटरमीडिएट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया पटना, फिर मैंने लॉ की, यहीं से लॉ किया मैंने, तो उस क्रम में चलता चला गया। तो क्या आप मानते हैं कि तब की क्वालिटी और अब की क्वालिटी एजुकेशन के मामले में पटना का या यूँ कहे बिहार का डिटोरिएट हुई है किसी रूप में? खास तौर पे कॉलेज का एजुकेशन डिटोरिएट किया, कॉलेज का वो डिटोरिएट किया। क्या वजह रह सकती है? बस वजह एक ही है ना, वो जो सिलेक्शन ऑफ लेक्चर्स, जो वहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, वो राइट काइंड ऑफ नहीं आए, जिसके वजह का। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी डिपार्टमेंट में 10 लेक्चर की ज़रूरत है, वहाँ पे 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, अडॉक पे पढ़ाने वाले हैं, कोई कहीं से आ गया गेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रहे। तो ये एक कमी रही। जिस वक्त हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में थे तो मुझे लगता है कि 6-7 प्रोफेसर थे, 7-8 प्रोफेसर थे। नो डाउट, बिल्कुल सी बात है कि बिहार पहले बहुत ही गौरवशाली हुआ करता था शिक्षा के मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं इसने अपने गौरव को खोया है, उस गौरव को जो शिक्षा के मामले में इसका था। तो क्या इसे वापस दिलाया जा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं दिलाया जा सकता है। ये जो सबसे बड़ा जो रीज़न मैं मानता हूँ, क्राइसिस ऑफ लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन चीज़ों के लिए। पीछे भी अगर हिस्ट्री रहा है तो जो ग्लोरी लॉस्ट किया है बिहार ने, कारण है एक लीडरशिप। अभी नीतीश कुमार हैं यहाँ पे बिहार में, तो कोशिश कर रहे हैं उस ग्लोरी को वापस करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि वो ग्लोरी वापस होना चाहिए। और कई यूनिवर्सिटीज़, कई कॉलेजेस वापस आ रहे, अच्छे लेवल पे आ रहे, तो देखते हैं। होप, उम्मीद पे दुनिया कायम है, नो डाउट, उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी तो वक्त बताएगा। अभी फिलहाल सर आप ये बताइए कि लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों को परेशान किया। नो डाउट लॉकडाउन बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा लोगों के लिए। आपके लिए ये लॉकडाउन कैसा रहा? लॉकडाउन तो मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ इन बातों को। और लॉकडाउन नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़्यादा है कि पीसफुली अपने समय को बिताया, और बहुत सारी चीज़ें जो हम में कमी थी उस चीज़ को मैंने ढूंढने की कोशिश की और मिला भी। और जब मैं वापस आया मैदान में तो उस एनर्जी के साथ आया, और जो कमी है मुझे लगता है कि वो 6 महीने में जो कमी मैंने इस लॉकडाउन के दौरान मुझे मिला, पाया, उसको कोशिश करूँगा कि मैं उस कमी को दूर करूँ। ये लॉकडाउन अच्छी बात थी मेरे लिए, हम तो इसको पॉजिटिव में मानते हैं। ग्रेट, नो डाउट। जो अच्छे लोग होते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, नो डाउट बुरी परिस्थितियों में भी कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं, उन्हीं में से सर आप एक हैं। खैर, अभी फिलहाल अगर सही मायने में देखा जाए तो आप कोचिंग चला रहे हैं, बहुत सारी कोर्सेज चलती है, स्पोकन इंग्लिश हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोर्सेज हो, या फिर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो, या कंप्यूटर की कोर्सेज हो, ये सारी चीज़ें सब सही है। बट आपके लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? क्या इस इंस्टीट्यूट को एक लेवल पे लेके जाना, मतलब बहुत बड़ा संस्थान बना देना, या और भी कुछ? नहीं, डेफिनेटली मैं एजुकेशन पे ही काम करना चाहूँगा। और एक दूसरा एस्पेक्ट है जो मैं अभी बात करूँगा, एजुकेशन में ही ले जाना चाह रहा है। और मेरा अल्टीमेट गोल्स वही है, एक यहाँ से अच्छे स्टूडेंट निकले। और ख़ासतौर पे 2 एस्पेक्ट अभी मैं काम करना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे हैं हमारे, जो अच्छे लड़के हैं जिनको मिल नहीं पा रहा है उस ढंग का गाइडलाइंस, तो मैं उस ढंग के एक जॉब क्लब्स फॉर बैंकिंग और इन लोगों के लिए जो रहने खाने का जो फ्री
फैसिलिटीज़ हम देना चाह रहे हैं, और आगे चल के हम यूपीएससी वालों के लिए भी मैं करना चाहता हूँ इन चीज़ों को। और डेफिनेटली यहाँ से हज़ारों लड़के निकले हैं अलग अलग फील्ड में, तो इस फील्ड्स में भी हम निकालना चाहते हैं कि बच्चे निकले। क्या बात है, बहुत बड़ी बात सर। सही मायने में अगर देखा जाए तो आप कईयों के रोल मॉडल हैं, नो डाउट, लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं आप। एक बच्चे हमसे पूछ रहे थे हमारे फेसबुक प्रोफाइल पे कि अगर आप शकील सर से मिलने जाए तो ये सवाल जरूर पूछिएगा, उनके प्रेरणा स्रोत कौन है, वो किन से इंस्पायर्ड होते हैं? वो अलग अलग बहुत लोग हैं, अलग है रोल मॉडल हमारे लिए। एक तो रोल मॉडल हमारे लिए हमारे जो स्कूल के जो डायरेक्टर थे वो एक रोल मॉडल है हमारे लिए। एक हमारा जो दोस्त है पंकज, वो भी हमारे लिए रोल मॉडल है, और डेफिनेटली उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा भी है पंकज से, और काफ़ी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद की। सेकंड मेरे लिए रोल मॉडल रहा तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, और वो भी रोल मॉडल रहा मेरे लिए काफ़ी। उसने उसकी जो लाइफ है और लाइफ को किस ढंग से उन्होंने एक नीचे से लेवल से ऊपर तक कैसे लेके गए, तो वो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है सचिन तेंदुलकर। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये युवाओं के लिए एक तरीके से कहा जाए तो मार्गदर्शक का काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जीवन में रोल मॉडल ढूंढते रह जाते हैं, प्रेरणा स्रोत ढूंढते रह जाते हैं। आप कहीं से भी प्रेरित हो सकते हैं, किसी भी इंसान से भी प्रेरित हो सकते हैं, बशर्ते आपका दिल होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए कि आपको अपने जीवन में प्रेरणा हासिल करना है और अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना है। तो चलिए सर के साथ अगले सवाल की ओर। एक सवाल बच्चों का ही है। वो कह रहे थे कि सर मतलब बड़े डाउन टू अर्थ हैं, मतलब कोई भी बच्चा चाहता है तो मिल लेते हैं, क्लासेस चल रही होती है, अगर कोई बच्चा अपने आप में डाउन फील करता है या किसी भी तरीके से सर तक एक बात पहुंचती है कि उसे पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटे का स्पेशल टाइम भी दे देते हैं बच्चों को। मतलब कैसे मैनेज कर पाते हैं सब कुछ आप, जबकि आपके पास इतने सारे बच्चे होते हैं ऑफलाइन में? मुझे लगता है कि जब ड्यूरिंग माई कॉलेज लाइफ ऐसा फील मुझे भी लगता था कि कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते थे, तो लगता था कोई मुझे काउंसलिंग करे और कुछ गाइड करे, कुछ प्रमोट करे मुझे। तो उस जगह पे मुझे लगता है कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं बहुत अच्छे होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो मुझे लगता है उसी में से मैं एक टाइम निकालता हूँ उनके लिए और करता हूँ उनको। और मुझे लगता है कि अगर टाइम निकालना चाहेंगे तो डेफिनेटली टाइम निकलेगा। बिल्कुल सी बात है सर। ये बच्चे जो हैं इनके लाइफ में सोशल मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस है, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस को किस तरीके से देखते हैं इनके जीवन में? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस ज़बरदस्त हो गया है, और हर बच्चा, मुझे लगता है कि 6 महीने के जो बच्चे हैं वो उनके भी हाथ में वो स्मार्टफोन है, और 80 साल के भी जो बड़े हैं उनके भी हाथ में स्मार्टफोन है। सोशल मीडिया एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो बहुत बड़ी बात है कि जितना जो नॉलेज है या जितनी जानकारी है वो उस वक्त नहीं मिल पाता था हम लोग के समय पे। तो हम लोग को लाइब्रेरी जाना होता था, वहाँ से किताबें निकालनी होती थी, इन्फॉर्मेशन कुछ भी कलेक्ट करने के लिए बहुत मुश्किल होता था। अभी ये है कि आप तुरंत जाएं और एक बटन दाबें, सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाता। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है, और नेगेटिव एस्पेक्ट कि हर चीज़ का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। कंडीशन है कि उस पर डिपेंड करता है इन चीज़ों के लिए। हाँ, ये है कि एक्सेस किसी चीज़ का वो गड़बड़ है, गलत है, रॉन्ग है। तो जो यूथ है अगर कोई एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस यूज़ करते हैं तो वही गलत है। तो डेफिनेटली यूथ इन दिनों डिविएट कर रहे हैं इन बातों को, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है इन बातों का, कि वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा लगे रहते हैं इन चीज़ों के लिए। बिल्कुल सी बात है। सोशल मीडिया के साथ साथ आज बच्चे जो हैं मतलब बहुत ही दूसरे तरीके से डाइवर्ट हो रहे हैं। लाइक 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे भी लव बर्ड्स बने घूम रहे हैं। मतलब उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब उनके लिए करियर और ये लव लाइफ, मतलब कैसे वो बैलेंस करें? उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें करना क्या है, बस लगे हैं अपने जीवन में। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भाई लव करना कोई बुरी बात नहीं, लव कीजिए, लेकिन अगर आप उस लव को डाइजेस्ट कर लेते हैं अच्छी बात है। चूँकि जो एज है, जिस एज में, खासतौर पे टीन एज में इन बातों का ज़्यादा चर्चा रहता है, लव का, लव अफेयर्स में लोग रहते हैं, इंडल्ज रहते हैं इन बातों के लिए। लेकिन ज़रूरत है उसी वक्त
गार्जियंस का पेरेंटल वो गाइडलाइन की, या और भी लोगों को जो और भी इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे उस टीन एज के समय में थोड़ा सा एक राइट काइंड ऑफ सपोर्ट्स मिल जाए तो बच्चे जा सकते हैं। चूँकि सोशल मीडिया का टाइम है जहाँ पे ये सब बातें आम सी बात है, वो रोज़ देख रहा है, सोशलाइज्ड रोज़ हो रहा है उन बातों को। उन्हें भी लगता है कि हमारे पास एक गर्लफ्रेंड हो, एक लड़की को बेचारा है कि मेरे पास बॉयफ्रेंड हो। तो अब वहाँ पे उन बातों को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो भी गार्जियंस हैं उनको समझा, काउंसलिंग करने की ज़रूरत है उन चीज़ों कि बेटा ये आपके लिए कितना सही, कितना हद तक जा सकते हैं, ये काउंसलिंग पे डिपेंड करता है, ये मुझे लगता है। अच्छी बात है। आपकी काउंसलिंग नो डाउट बच्चों को बहुत ही अधिक फायदा पहुंचाती है। बच्चे सच में बहुत अच्छा करते हैं। अभी जब हम ऊपर आ रहे थे तो कुछ बच्चियों से बातचीत हो रही तो दे वर सेइंग कि सर मतलब यू आर गॉड फॉर मी, लाइक मतलब आप मेरे लिए भगवान हैं, आपकी वजह से मतलब आज मैं यहाँ पे टिकी हुई हूँ। मतलब अ गर्ल वाज सेइंग लाइक दैट। और वो कह रहे थे कि मैं अपनी लाइफ में बड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी, मतलब मुझे लगा था मैं सब कुछ छोड़ ही दूँ, बट फाइनली सर का गाइडेंस मिला, काउंसलिंग मिली और चीज़ें बदली। नो डाउट आपने जो कहा काउंसलिंग से बातें बन सकती है, बात करने से ही बातें बनेगी। क्या अभी फिलहाल एक क्वेश्चन है आपके लिए, बच्चों का ही है। बच्चे कहते हैं कि सर जहाँ पे इंग्लिश सिखाने के लिए, अगर सही मायने में देखा जाए तो ये स्पोकन इंग्लिश सिखाने के लिए बहुत सारे संस्थान बहुत अधिक चार्ज करते हैं, बट आपका फ़ी बहुत कम है। मतलब ये सच में एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट दे वर आस्किंग कि मतलब कैसे कर लेते हैं इतना सब कुछ मैनेज इतने कम फीस में? एक मुझे लगता है 2-3 एस्पेक्ट है इसका। एक तो हमारी टीम है जो बहुत ज़बरदस्त टीम है, खासतौर पे ऋतु राज, राजू सर, ये लोग हैं, ज़बरदस्त टीम है। गौतम सर, जो लोग भी हैं, एक ज़बरदस्त टीम है जो रात दिन लगे हुए हैं इनको अच्छा करने के लिए, और वो सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं। और मैं जितना उनको देना चाहिए मैं तो दे ही रहा हूँ, लेकिन जिस लेवल पे देना चाहिए वो हो नहीं पा रहा क्योंकि फ़ी कम ली जा रही, तो टीम को बहुत बड़ा हम क्रेडिट देते हैं। सेकंड एस्पेक्ट जो एज़ फार एज आई एम कंसर्न, मुझे लगता है मुझे जितना चाहिए, मुझे खाना कपड़ा चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस की कोई आवश्यकता नहीं, नीड नहीं कि मैं बैंक में पैसा रखूं और करोड़पति बनूं और अरबपति बनूं। मुझे जो किक है, मुझे तो खाने के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, वाइफ के लिए चाहिए, ये इनफ है फॉर दैट। जो किक है कि एक बच्चा जब अच्छा करता है, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है यही प्रॉफिट है, यही सबसे बड़ा प्रॉफिट है एक टीचर्स के। हाँ बिल्कुल सी बात है सर। जैसा कि अगर सही मायने में देखा जाए तो बहुत सारे शिक्षक होते हैं वो थ्योरेटिकल नॉलेज तो दे देते हैं, वो ज्ञान तो दे देते हैं कि भाई गिविंग एटीट्यूड डेवलप करो, मतलब आप जो हासिल करते हो उसका कुछ हिस्सा डोनेट करो या समाज को पहुंचाओ, लेकिन आप सही मायने में देखा जाए तो मिसाल कायम करते हैं। नो डाउट हर तरीके से, वो चैरिटेबल वर्क हो या फिर ब्लड डोनेशन कैंपेनिंग हो, मतलब हर साल लगभग आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और उसमें सैकड़ों यूनिट ब्लड आप ब्लड बैंक को पहुंचाते हैं। मतलब ये सोच कहाँ से आई? नो डाउट आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे थे, आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे, यहां तक तो ठीक था, मतलब ये ब्लड डोनेशन का ये कॉन्सेप्ट क्यों और कहां से आया? कई बार जब हम जब मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ भी रहा था ड्यूरिंग दिस, लोगों को ना ब्लड की बहुत ज़रूरत होती थी। लोग बोलते थे कि किसी ढंग से आप ब्लड अरेंज करते हैं, मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब है, नहीं बचेगी, ऐसे लगते थे। आज भी मैं पढ़ाता तो रोज़ आते हैं लोग कि बहुत ज़रूरत है ब्लड। मुझे लगता है कि टू सेव किसी की लाइफ को करते हैं, इससे बड़ा सोशल वर्क मुझे नहीं लगता। ये मैं अपना ओन डेफिनेशन दिया। तो फिर एक 2006 से मैं हर साल ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो एक रिनॉन्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैं देता हूँ, और प्लस एक मुझे लगता है बहुत प्रेरित करता है महावीर कैंसर संस्थान, जो हनुमान मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके थ्रू चलता है। इतनी मतलब अच्छी जगह मुझे दिखा, मतलब कई लोग पेशेंट वहाँ पे गए और कैंसर का, तो वहाँ पे ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है, तो मुझे लगा उनको मदद की जाए, तो मैं वहाँ रेड क्रॉस को और महावीर कैंसर जो हॉस्पिटल है उसको मैं दान करता हूँ चीज़ों को। तो ये सेटिस्फैक्शन होता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन है ये सबसे बड़ी बात है। मतलब लाइफ का अल्टीमेट गोल होना चाहिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आप आंतरिक रूप से कितने संतुष्ट हो, ये सबसे बड़ी बात है। अगर सही मायने में देखा जाए तो जीवन का वास्तविक आनंद क्या है? आप डजंट मीन कि आपके पास कार और बंगला हो या
बैंक बैलेंस हो, आप जो भी चीज़ है ना, हमको जो खुशी होती है ना, कभी भी मैं आता हूँ वाइफ को, हम हर छोटी चीज़ में अपनी खुशी ढूंढते हैं। मैं कभी आता हूँ, गाड़ी रोकता हूँ, हमको भूजा खाना हो तो मैं खा लेता हूँ, और कहीं जाना हो तो कर लेते हैं। किसी को मदद करना होता है मैं करता रहता हूँ, कहीं मिला मैं कुछ कर देता हूँ, जो बोलता भी नहीं मैं इन बातों के लिए। तो मुझे वही होता है कि कहाँ किसी को भी हम मदद छोटे लेवल से बड़े लेवल तक मैं करता हूँ, जिसको मैं कोई डिस्क्लोज़ करना भी नहीं चाहता इन बातों के लिए। तो वही एक खुशी है, हैप्पीनेस वही है। बिल्कुल सी बात है, जब दान करते हैं या मदद करते हैं तो बिल्कुल आपके दूसरे हाथ को या दूसरे कान को भी खबर नहीं होनी चाहिए, और आप वास्तविक रूप में ये करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग इन दिस शो। फाइनली कंक्लूड करेंगे सर, बस आपसे चाहेंगे कि दर्शकों को अगर कुछ खास मैसेज देना चाहें, देशवासियों को अगर कुछ खास मैसेज देना चाहें तो फाइनली प्लीज़। मुझे लगता है कि देश फर्स्ट है, और मुझे लगता है कि आप जो समाज को या देश को तभी दे पाएंगे कुछ जब आप खुद को बिल्डअप करते हैं। अब अगर आप खुद को बिल्डअप नहीं करते हैं, डिविएट करते हैं, तो डेफिनेटली ये समाज के लिए, देश के लिए एक गलत बात होती है बातों के लिए। तो मुझे लगता है कि बिल्ड योरसेल्फ और सपोर्ट द कंट्री और सपोर्ट द सोसाइटी। और जो हमारा समाज है इसमें लोग जो खासतौर पे यूथ है वो डिवेट कर जा रहे हैं चीज़ों के लिए, शॉर्ट इंटरेस्ट के लिए, खासतौर पे शॉर्ट इंटरेस्ट के लिए डिवेट कर जाते हैं, क्राइम में चले जाते हैं चीज़ों के लिए। तो मुझे लगता है कि आप कोई भी छोटी चीज़ से उठाइए और उसको बड़ा कीजिए। मैं खुद मुझे लगता है 4 लड़कों से शुरू किया था और एक पॉइंट उठाया पढ़ाना, 4 लड़के मिले, आज एक आइडियलाइज को मैंने एक अच्छे लेवल पे मैंने पहुंचा दी। तो कोई भी लेवल उठाया जा सकता है, खासतौर पे मैं यूथ को बोल रहा हूँ कि कोई लेवल उठाइए, मेहनत कीजिए और बहुत ऊपर किया जा सकता है। और मैं अनुराग को स्पेशली आज नेशनल लेवल पे चले गए। अनुराग आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, यू आर डूइंग वेल। इट्स ऑल योर तो ब्लेसिंग सर। मैंने आपकी जो अचीवमेंट है अनफॉरगेटेबल है और जितनी प्रशंसा करें कम है। मैं आपको भी कांग्रेट करता हूँ इन बात ऑन योर अचीवमेंट। थैंक यू सो मच सर, कीप ब्लेसिंग, आपके ब्लेसिंग्स की हमेशा आवश्यकता रहेगी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग इन द शो। सर चैनल की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट था सर, आई जस्ट वांटेड टू हैंड इट ओवर। थैंक यू वेरी मच। आइडियलाइज में कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? 2 महीने से। 2 महीने से पढ़ रहे हैं, मतलब कैसा लग रहा है आपको पढ़ के? बहुत अच्छा लग रहा है आइडियलाइज में पढ़ के। सबसे पहले शकील सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि 11 सालों से ये बैच को चला रहे हैं, और राजू सर जो हम लोगों को शुरू में क्लास लिए थे वो भी बहुत अच्छे से क्लास लिए थे, और ऋतुराज सर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। डर नहीं लग रहा है यहाँ धक 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 धक? नहीं, वो सब कुछ नहीं हो रहा मुझे। ये सारा डर खत्म हो चुका है। जब मैं सबसे पहले आइडियलाइज आया था हाँ हाँ तो मेरे अंदर बहुत ही हेजिटेशन थे। जब से मैं आइडियलाइज आया हूँ हाँ, तो अभी मुझे 3000 जनता के सामने भी बोलने का मौका मिले तो मैं बेहिचक बोल सकता हूँ। I'm समृद्धि तृष्णा, बेसिकली कम फ्रॉम कटिहार। मैं शकील सर में आइडियलाइज के बारे में बताना चाहूँगी। आइडियलाइज जस्ट ये नहीं है कि ये इंग्लिश बताता है कि हाँ ठीक है आप इंग्लिश बोलो, इंग्लिश ये सब कुछ बताता है, डिसिप्लिन कि आप कैसे बिहेव करना है। राजू सर हमेशा बोलते हैं ऐसे नहीं बैठो, अच्छे से बैठो, सब कुछ सिखाते हैं कैसे मैनेज करना है, पर्सनैलिटी बिल्ड करता है ये। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ शकील सर के, वो काफ़ी मेरे लिए आइडियल है वो। बहुत दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ आइडियलाइज एंड शकील अख्तर सर कि वो पर्सनल काउंसलिंग भी देते हैं अगर बच्चों को जरूरत होती है। हाँ, बहुत बच्चे आके छोड़ देते हैं, बोलते हैं नहीं हो रहा है, छोड़ना नहीं चाहिए। बस इतनी सी बात है, बात करने से बात बनती है, बातें होनी कोई भी चाहिए। प्रॉब्लम है आप शेयर कीजिए, आप सब कुछ क्लियर होगा। क्या बात है, बहुत खूब, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आई एम कोमल, और मैं आपने भी एक बात कही थी कि आपके लिए ये आइडियलाइज गुरुद्वारा है। मैं भी कहना चाहती हूँ मेरे लिए भी गुरुद्वारा है, मैं यहाँ पे बहुत सेफ फील करती हूँ, मेरे लिए दूसरा घर है। क्या बात है। ये मुझे मतलब मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे आई थिंक मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, पर जब मैं यहाँ आई मैंने देखा कि यहाँ पे बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है जो हर जगह नहीं होता है। यहाँ मैंने राजू सर से बात किया, मुझे क्या परेशानी है, उन्होंने मुझे समझा, उन्होंने मुझे बैकअप क्लासेस दी, और आई थिंक कि मैं अपने बैच में अच्छा करती आ रही हूँ और मुझे लगता है कि मैं आगे बहुत अच्छा कर सकूँ। इट्स ऑल
इट्स सब कुछ ये राजू सर और शकील सर की वजह से। क्या बात है, बहुत शिल्पा भारती। और मैं शकील सर के बारे में कहना चाहूँगी, शकील सर ऐसे है ना, जैसे हमारे फादर होते हैं ना हमारे लिए, वो हमें वैसे गाइड करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी किसी एक काम के लिए, मैंने शकील सर से बात किया, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप ये चीज़ कुछ टाइम पीरियड के बाद करोगे ना तो आपके लिए वो बेस्ट होगा। और सीरियसली वो चीज़ मेरे लिए बहुत बेस्ट था, जैसा कि मुझे सर ने बताया था। और मैं आइडियलाइज़ के बारे में कहना चाहूँगी कि हम लोग सारे क्लासेस जाते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट आइडियलाइज़ में सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं। और राजू सर इसमें बहुत ही बड़ा सपोर्ट देते हैं स्टूडेंट्स को। एंड थैंक यू सो मच। Yes, I want to say one thing that whenever I feel come here, I feel very motivated. I come here not for only I want to be a good speaker, but for also whenever I feel very motivated. A student can get all this facility under a single roof, like Idealize offered a spoken English class, with free pronunciation class and word power class. That's why I come here. Thank you. ग्रेट क्लास में आप 9 क्या नाम हुआ आपका? आयुष राज। आयुष। ग्रेट, कैसा लग रहा है यहाँ पढ़कर? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ हम लोग पढ़ना भी सीखते हैं, एंजॉय भी करते हैं और साथ साथ एंटरटेन भी होता है। जिस तरह से हम लोग को टीचर पढ़ना सिखाते हैं उस समय हम लोग यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। जैसे राजू सर हम लोग को एक्सप्रेशन दे दे के समझाते हैं, जब नहीं कोई समझता है उससे और अच्छा समझाते क्या हैं, बात एग्जाम्पल दे दे के। क्या बात है, मतलब आपको क्या लग रहा है यहाँ पे आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे? सीख जाएंगे पक्का? टेस्ट में कैसे मार्क्स आते हैं आपके? ठीक आते हैं। शकील सर कैसे लगते हैं आप? बहुत अच्छा है। सही में मजा आता है सर से पढ़ करके? बहुत अच्छा। कितने दिन से पढ़ रहे हो यहाँ पे? 2 महीना से। 2 महीने से। नए दोस्त बने हैं यहाँ पे आपके? बहुत बहुत। तो कितने सारे दोस्त बन गए आपके यहाँ? आधे से ज़्यादा। आधे से ज्यादा आपके दोस्त। बताइए कैसा लगता है आपको? सर यहाँ पे आकर बहुत बेटर फील होता है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे लगता है कि हम एक क्लासरूम में नहीं है। जैसे कि सर का समझाने का जो तरीका है, अगर किसी चीज़ को समझाना है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले सर डबल वर्ब और कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझाएं, तो वो पहले हम लोग नहीं समझे, लेकिन सर ने जो एग्जाम्पल का उपयोग किया, मतलब ऐसे जो कि डेली लाइफ में हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल को यूज किया, तो वो अपने आप पता चल गया कि सर बताना क्या चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर का जो भी मैनेजमेंट है, सर लोगों के पढ़ाने का तरीका है, वो सब बहुत बेटर है। और हो गया बहुत कुछ कर रहे थे आइडियलाइज के कुछ बच्चों से, आपने देखा कि कैसे आइडियलाइज उनके दिल में बसा है, कैसे शकील अख्तर सर उनके दिल में बसे हैं, कैसे शकील अख्तर सर और आइडियलाइज के लिए बच्चे अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे थे। 14 years ago from now, I met the turning point of my life when I first attended the class of शकील सर। लगभग 14 वर्ष पहले मुझे किसी ने आइडियलाइज के बारे में बताया, और जब मैं पहली बार आइडियलाइज गया और वहां शकील सर का पहला क्लास अटेंड किया, वहां से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मतलब मेरी जिंदगी की पूरी दिशा बदली उस पहले क्लास से। सर पहला क्लास सक्सेस में लिया करते थे और मुझे आज भी याद है वो क्लास इतनी एनर्जेटिक होती थी। आज भी इस वीडियो को बनाते वक्त मैं उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को फील कर सकता हूं। सर मैं सच बता रहा हूं कि अगर आज मेरी जिंदगी में आइडियलाइज ना होता, शकील सर ना होते, तो मैं आज यहां तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाता। आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी जिंदगी में, उसमें सारा कंट्रीब्यूशन आइडियलाइज और शकील सर को जाता है। आज मैं एक ऑथर हूं, एक यूट्यूबर हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक लाइफ कोच हूं, एक ट्रेनर हूं, और ये सारे काम मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में आइडियलाइज में पढ़ने का मौका मिला। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं शकील सर से नहीं मिलता तो मेरी सोच बड़ी नहीं हो पाती। गोपालगंज कि एक छोटे से गांव से निकल के जब मैं पटना आया था, तब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे बोलना नहीं आता था। हमारी सोच इतनी बड़ी ना हुआ करती थी, हम सिर्फ एक नौकरी के बारे में सोचते थे। लेकिन जब सर से मुलाकात हुई, जब सर आपके सानिध्य में हम लोग आए, तब हमें बड़े सपने क्या होते हैं ये सीखने को मिला। बड़ी सोच किसे कहते हैं हमने आइडियलाइज में सीखा, और हर चीज जो आज आप मेरी जिंदगी में देख रहे हैं वो सब कुछ शकील सर और आइडियलाइज का दिया हुआ है। ऋतुराज सर, राजू सर, आप सब बहुत याद आते हैं, और मैं अभी भी आइडियलाइज को अपना गुरुद्वारा बोलता हूं। तो मैं एक्स स्टूडेंट नहीं हूं, मैं आज भी स्टूडेंट हूं, और मैं ताउम्र अपने अंतिम सांस तक आइडियलाइज का स्टूडेंट बना रहना चाहता हूं, और मैं सर के सानिध्य में रहना चाहता हूं। 9 फरवरी 2003 को पहली बार जब मैं शकील सर से मिला था, एंड आई स्टार्टेड टू टेक क्लासेस। मैंने उनसे क्लासेस लेनी शुरू करी, उनकी कोचिंग आइडियलाइज में। सक्सेस नाम की क्लास, आई कैन स्टिल फील द वाइब्रेशन ऑफ दैट क्लास, दैट थ्रिल। क्या गजब की क्लास थी, अमेजिंग। द मैन विद द मेस्मराइजिंग टीचिंग पैटर्न वे,
गजब का स्टाइल है उनका पढ़ाने का, और उन्होंने शायद इसी वजह से अब तक बिहार में करीब करीब 1000 से भी ज़्यादा टीचर्स दिए होंगे, जो उनके स्टूडेंट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बनाई है, जिसमें आइडियलाइज परिवार के नाम से वो अपनी दुनिया, जो एक अलग सी दुनिया है, विच इज़ फुल ऑफ लाइफ, विच इज़ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ डेडिकेशन, जहाँ पे सोच समझ आपकी काफ़ी ज़्यादा डेवलप की जाती है और आपको काम करने की आज़ादी मिलती है। उनसे पढ़ाई करते हुए या उनकी संस्था आइडियलाइज में काम करते हुए मैं जितना उनको समझ पाया हूँ, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अमेजिंग मैन, सच अ मैन, जिन्होंने अपने आप को हमेशा 5 साल आगे के लिए तैयार कर रखा है। व्हाट विल हैपन आफ्टर 5 years, उस तरह की सोच, 5 साल आगे की प्लानिंग और बेहद सटीक उसका एग्जीक्यूशन, शायद यही चीज़ें हैं जो उन्हें औरों से अलग बनाती है। वेल, शकील सर, मच अप्रिशिएटेड टू यू, और फील वेरी प्रिविलेज्ड कि आपने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया है। लव यू अ लॉट, रिस्पेक्ट यू लॉट। जिंदगी, वो जिंदगी क्या जिसका कोई मकसद ना हो, इसका कोई एम ना हो, और ऐसे ही मकसद भरी ज़िंदगी की शुरुआत आज से 15 साल पहले मैंने की, जब मेरी मुलाकात एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी से हुई। इस पर्सनालिटी ने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके बारे में जितनी तारीफ़ करूं वो कम होगी। इट्स सच incomparable, reliable, dazzling, dashing and a great personality. He is very fair-minded person. आज से 20 साल पहले जब मैं मैट्रिकुलेशन में था तो मैंने एक मैनेजमेंट गुरु नाम का शब्द सुना था, और मुझे क्या पता था कि ऐसे ही एक मैनेजमेंट गुरु के हाथों मेरी लाइफ संवरनी लिखी है। और ऐसे ही मैनेजमेंट गुरु को शत शत नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी लाइफ को बदल कर रख दिया। And he is none other than MD शकील अख्तर सर। आज के जिद कहानी जिंदगी की के इस खास एपिसोड में इतना ही। आज हम बात कर रहे थे शकील अख्तर सर से। नो डाउट हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी सर से, और आगे और भी बहुत सारी चीजें सीखते रहेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और बड़ी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ विदा, थैंक यू सो मच।